सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टिजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप के बारे में, राइट। हम इससे पहले जो हमारी ट्रेड थ्योरी थी, बिहेवियरल थ्योरी थी, ग्रिडमैन थ्योरी थी, उनको इन डिटेल अच्छे से पढ़ के आ रखे हैं विद लीडरशिप का नेचर एंड स्टाइल्स। तो अगर आपको अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, बिकॉज उससे आपकी बेसिक्स क्लियर होंगे। एंड ये सारी जो हम लोग लीडरशिप की थ्योरीज पढ़ते हुए आ रहे हैं वो सब एक एक ऑर्डर में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो आपके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है वो इतने क्लियर नहीं होंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्टिजेंसी थ्योरी। तो अभी तक हमने जितनी थ्योरीज पढ़ी उसमें किसी में इनहेरिटेंस की बात हो रखी थी, किसी में ट्रेड्स की बात हो रखी थी, किसी में बिहेवियर की बात हो रखी थी, दैट थिंग्स कैन बी लर्न। बट नाउ जब हम कॉन्टिजेंसी थ्योरी को देखते हैं तो कॉन्टिजेंसी थ्योरी में हम लोग सिचुएशनल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेजर क्रिटिसिज्म था उनका, क्योंकि उसमें वो चीज़ नहीं थी, राइट। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि कॉन्टिजेंसी थ्योरी जो है वो पोस्टुलेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जो क्लेम करती है दैट देयर इज नो बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज अ कॉर्पोरेशन, कि कोई बेस्ट वे ही नहीं है कि जिससे आप अपने कॉर्पोरेशन को ऑर्गेनाइज कर सको, अपनी कंपनी को लीड कर सको या फिर डिसीजंस ले सको, राइट। लेकिन एक ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो डिपेंडेंट होता है, ठीक है, उसको हम कॉन्टेजेंट कहते हैं अपॉन द इंटरनल एक्सटर्नल सिचुएशन, यानी कैसी सिचुएशन होगी उससे हमारा कोर्स ऑफ एक्शन चेंज होता है। तो कोर्स ऑफ एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन हमारी सिचुएशन। आई होप इट इज़ नाउ क्लियर। अभी ना आपको घबराना नहीं है कि ये कैसी कैसी चीज़ें आ रही हैं, बिकॉज ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बहुत ईजी वे में मैं करके आपको बताऊं, एंड बाय द एंड ऑफ वीडियो आपके सारे बेसिक्स क्लियर हों। और इसीलिए मैं चाहती हूँ आप ये वीडियो पूरी देखें, राइट। फिर अब आता है फिडलर्स कॉन्टिजेंसी थ्योरी, क्योंकि जो कॉन्टिजेंसी थ्योरीज है जैसे इसके अंदर ना बहुत सारी और भी थ्योरीज हैं। तो सबसे पहली जो दी थी वो थी फिडलर ने, एंड ये फादर ऑफ कॉन्टिजेंसी थ्योरी भी थे, ठीक है। तो अब ये जो फिडलर का जो मॉडल है ना वो ये देखता है कि जो लीडरशिप जो है वो कितनी इफेक्टिव है, ठीक है। अब जब हमें ये देखना होता है तो हमें उसके लिए दो डिटर्मिनेंट्स चाहिए, ठीक है, दो वेरिएबल्स चाहिए जिनको हम देखेंगे। तो जो पहला वेरिएबल है दैट इज लीडरशिप, एक सेकेंड, कुछ सेकेंड, जो पहला डिटर्मिनेंट है दैट इज लीडरशिप स्टाइल, एंड जो दूसरा वेरिएबल है दैट इज फेवरेबलनेस ऑफ द सिचुएशन, कि सिचुएशन आपकी कितने फेवर में है और आपकी लीडरशिप स्टाइल कैसी है। अब आप बोलोगे मैम आपने बोल दिया कि चलो सिचुएशन तो फेवरेबल समझ आती है कोई भी सिचुएशन, बट लीडरशिप स्टाइल हमें कैसे पता चले, क्योंकि हमने थ्योरीज में तो पढ़ा है कि ये स्टाइल होता है, बट अगर एक पर्टिकुलर लीडर हमारे सामने आता है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इसका पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। देयर इज अ लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर क्वेश्चनेयर, जिसको हम कहते हैं एलपीसी क्वेश्चनेयर, दैट वाज एक्चुअली क्रिएटेड बाय फिडलर ओनली। तो ही क्रिएटेड दिस क्वेश्चनेयर जहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, ठीक है, वेदर अ पर्सन इज टास्क ओरिएंटेड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड। अब आप ये सोचेंगे कि ये ऐसा टास्क ओरिएंटेड रिलेशनशिप ओरिएंटेड ऐसा कुछ हमने पहले भी पढ़ा है। तो यस, ये हमने पढ़ा था बिहेवियरल, जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे उसके अंदर जब हमने मिशिगन स्टडीज की बात की थी तो उसके अंदर हमने पढ़ी थी, उसके में हमने दो पढ़ी थी, राइट, ओहायो स्टडीज एंड मिशिगन स्टडीज। तो मिशिगन स्टडीज में ऐसी ही बात की गई थी, रिलेशनशिप ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड, राइट। तो जब हमें देखना होता है कि जो हमारा लीडर है वो टास्क ओरिएंटेड है, यानी वो टास्क को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, या रिलेशनशिप विद देयर फॉलोअर्स और सबऑर्डिनेट्स को ज्यादा वैल्यू कर रहा है। तो द एलपीसी क्वेश्चन एयर जो है वो आस्क करता है रिस्पोंडेंट को कि वो थिंक करे अपने कोवर्कर्स के बारे में जिसके बारे में भी वो भर रहा है, और उसके बाद उसको ना दो एक्सट्रीम में उनको रेट करना होता था। एक तरफ बिल्कुल मतलब प्लीजेंट या अनप्लेजेंट जैसे हैं, इनमें से किसी एक की तरफ इनको रेट करना था ऑन द स्केल ऑफ 1 to 8 फॉर ईच, एंड 16 सेट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एडजेक्टिव थे, कॉन्ट्रास्टिंग थे, ठीक है, प्लीजेंट अनप्लीजेंट, इफेक्टिव एफिशिएंट इनएफिशिएंट, एंड ओपन या गार्डेड है, या सपोर्टिव है या हॉस्टाइल है, ठीक है, इस हिसाब से। इफ वन डिस्क्राइब दैट द पर्सन आर लीस्ट एबल टू वर्क विद इन अ फेवरेबल टर्म्स, ठीक है, अगर वो फेवरेबल टर्म्स में काम नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब उसका
क्या कहते हैं, हाई एलपीसी स्कोर है, तो इसका मतलब जिसका भी हाई एलपीसी स्कोर होगा उसको हम कहेंगे कि वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, कि वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे ही वर्क नहीं कर रहा, टास्क को अचीवमेंट में ही काम नहीं कर रहा, बट हाउ इज देयर रिलेशनशिप विद देयर कलीग्स, हाउ ट्रस्ट वर्दीनेस इज देयर बिटवीन देम, राइट। अगर वो लोग एलपीसी में कम आता है, सीन अनफेवरेबल टर्म्स, यानी एलपीसी स्कोर कम आता है, देन द वन इज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन प्रोडक्टिविटी एंड इज टास्क ओरिएंटेड। क्या है वो? टास्क ओरिएंटेड है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना कि हमने यहाँ पे कितनी ज्यादा सिचुएशनल थ्योरीज के बारे में बात की, बिकॉज कॉन्टिजेंसी थ्योरी स्टेट करते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या है, किस पे डिपेंड करता है, वो सिचुएशन पे और सर्कमस्टांसेस में, इसलिए इनको सिचुएशनल थ्योरीज भी कहते हैं। किसको? कॉन्टिजेंसी थ्योरीज को। ये आ सकता है, मतलब अगर पेपर में ऐसा लिखा है कि सिचुएशनल थ्योरीज को समझाओ तो आपको कंटिजेंसी बतानी है, और ये 1960 से अर्ली 1970s तक थी, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें आगे कि ये जो कंटिजेंसी थ्योरी में जो फिडलर का मॉडल है, चलो हमने इस पढ़ लिया, हमने एलपीसी पढ़ लिया कि 16 ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑपोजिट इन नेचर थे, बट इसके कुछ अजम्पशंस भी थे, ठीक है। तो इसके अजम्पशन जो थे वो ये थे कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो जो लीडरशिप स्टाइल है वो फिक्स्ड होता है, अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट। लीडरशिप स्टाइल इज फिक्स्ड, that is if a situation requires a task oriented leader and a person in a leadership position is relation oriented, ठीक है। either the situation has to be modified, या तो आप situation को modify करोगे, या फिर leader has to be replaced to achieve optimal effectiveness। मतलब कि जब आप एक सिचुएशन में हो और आपका जो लीडरशिप स्टाइल है और जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है वो इन एक तरह से एक दूसरे को कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो लेकिन जो लीडरशिप स्टाइल है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, तो आप क्या करोगे, या तो सिचुएशन को ही चेंज कर दोगे। लेकिन अगर आप सिचुएशन चेंज नहीं कर पा रहे हो, पूरी इंडस्ट्री नहीं चेंज कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे कि आप लीडर ही चेंज कर दोगे, उसकी जगह कोई और लीडर ले आओगे, बट लीडर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसका स्टाइल है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट। अब जो फिडलर है इन्होंने बताया था कि इसमें ना हम 3 डायमेंशंस देखते हैं जिसको जो डिटरमाइन करती है एफिशिएंसी ऑफ लीडर्स, ठीक है। अब लीडर कितना एफिशिएंट है वो हमें 3 चीजों से पता चलता है, ठीक है। तो फिडलर ने आइडेंटिफाई की थी 3 कॉन्टिजेंसी और सिचुएशनल डायमेंशंस। तो यहाँ पे हमने लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात कर लिया, टास्क ओरिएंटेड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड ऑन द स्केल ऑफ ये एलपीसी क्वेश्चन है। बट अब फेवरेबलनेस ऑफ द सिचुएशन हमें किससे पता चलेगी, इसके भी अपने 3 डायमेंशन है। तो जो पहला डायमेंशन है वो है लीडर मेंबर रिलेशंस। क्या है? लीडर मेंबर रिलेशनशिप। अब इसके अंदर क्या होता है कि डिग्री टू विच मेंबर्स रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट देयर लीडर्स, कि कितना आप अपने लीडर को मतलब ट्रस्ट करते हो अपने, या फिर मेंबर्स को ट्रस्ट करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे के अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है लीडर के अंदर, ठीक है आपका। और जो बेटर लीडर मेंबर रिलेशनशिप होता है तो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव लीडरशिप होती है। अगर मेरे और मेरे जो मेंबर्स ऑफ द ग्रुप है, या जो लीडर है और जो मेंबर्स ऑफ द ग्रुप है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी है, ट्रस्ट ज़्यादा है, तो उनका रिलेशनशिप अच्छा है, इसका मतलब रिलेशनशिप अच्छा है तो लीडरशिप स्टाइल ये ज़्यादा इफेक्टिव है, वो मेरी ज़्यादा बात मानेंगे, दे विल अंडरस्टैंड माई POV, राइट। अब उसके बाद आता है टास्क स्ट्रक्चर। तो डिग्री टू विच जॉब असाइनमेंट्स आर वेल डिफाइंड, कि कितना वेल डिफाइंड है, द डिग्री टू विच जॉब असाइनमेंट्स आर प्रोसीजराइज्ड, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, ये आपको देखना होता है। अगर टास्क स्ट्रक्चर जो है वो हाई है, यानी बहुत स्ट्रक्चर्ड है, और जो गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो क्लियरली इस्टेब्लिश्ड है, तो ऑब्वियसली जो वहाँ का जो सिचुएशन है वो हो जाएगी, बहुत फेवरेबल हो जाएगी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगेन जितने ज़्यादा अच्छा टास्क स्ट्रक्चर होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी अगेन। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है दैट इज पोजीशन पावर। अब पोजीशन पावर क्या होती है? इट इज अ डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस दैट अ लीडर हैज ओवर पावर वेरिएबल, जैसे कि रिवॉर्ड हो गया, पनिशमेंट, ठीक है, उन सब में। तो अब आपकी जो पोजीशन पावर है वो क्या
क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो फिडलर ने स्टेट किया था द बेटर क्या कहते हैं सबसे पहले डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस लीडर हैज ओवर पावर वेरिएबल, जैसे कि हायरिंग, फायरिंग, डिसिप्लिन, प्रमोशन, सैलरी इंक्रीज। अगर वो ये जो वेरिएबल, ये जो रीइंफोर्सर्स होते हैं, इस पे उसका ज़्यादा से है, जो हमारा लीडर है, ठीक है, उसकी पावर है, ऑटोनॉमी है इस चीज़ के ऊपर कि वो कितना देगा, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा अच्छी पावर पोजीशन है तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। और फिडलर स्टेट करता है दैट द बेटर द लीडर मेंबर रिलेशंस आर मोर हाईली स्ट्रक्चर्ड द जॉब। तो मतलब जितना ज़्यादा लीडर और मेंबर का रिलेशनशिप होगा उतना स्ट्रक्चर्ड होगी, ठीक है। और सॉरी सॉरी मतलब जो फिडलर है वो ये स्टेट करते हैं कि जितने लीडर मेंबर रिलेशंस और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा टास्क, तो यहाँ स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर की बात की गई है, और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पावर होगी, यहाँ पे वीक और स्ट्रॉन्ग की बात कर रखी है, मैं इस बार बार क्यों बोल रही हूँ, आगे हम इसको देखेंगे, इसीलिए तो इसको थोड़ा ध्यान में रखो। तो उतना ही ज़्यादा कंट्रोल होगा लीडर का और उतनी ही ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन होगी, ठीक है। इफ द अपोजिट एग्जिस्ट, इफ द थ्री डायमेंशंस आर लो। अब देखो, इसमें हम लो हाई देख रहे हैं, इसमें वो देख रहे हैं स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर, इसमें हम लोग देख रहे हैं वीक और स्ट्रॉन्ग। तो अगर जब ये इनके अगर हम पेयर करें इन सबको, तो हम ऐसी कुछ सिचुएशंस बना सकते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। अब ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये हैं टास्क ओरिएंटेड को दिखा रही है, और ये जो फुल लाइंस हैं ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड को दिखा रही है। ऊपर गुड स्केल है, नीचे पुअर स्केल है, यहाँ परफॉर्मेंस दिखा रही है कि किसका परफॉर्मेंस कब ज़्यादा अच्छा है। तो जब लीडर मेंबर रिलेशनशिप अच्छा होगा, टास्क स्ट्रक्चर भी अच्छे से गिवन होगा, पोजीशन भी है, तो इसमें कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, task oriented। तो task oriented will be performing better। फिर ऐसे ही यहाँ पे देखो गुड 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 के 4 है, क्योंकि लीडरशिप रिलेशनशिप को गुड और पुअर में देखते हैं, और ऐसे ही 4 इन्होंने पुअर के बता रखे हैं लीडर मेंबरशिप रिलेशनशिप पे। टास्क स्ट्रक्चर हाई हो सकता है या लो हो सकता है, तो हाई लो मतलब हाई हाई लो हाई लो, ठीक है। पोजिशन पावर स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकता है, तो स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग वीक। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो पुअर होगी परफॉर्मेंस किसकी, रिलेशनशिप ओरिएंटेड की, जब ये 3 तक होगा, यानी ये यहाँ से हम देखते हैं सी। फिडलर ने कंक्लूड किया जो टास्क ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं बेटर इन सिचुएशन वेरी फेवरेबल टू देम एंड वेरी अनफेवरेबल। सो जब बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है या जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, ठीक है, ये फेवरेबल कंडीशंस है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस है। तो जो टास्क ओरिएंटेड है, ये रहे ना डॉटेड लाइन, तो ये देखो दोनों में हाई है, फेवरेबल में भी और अनफेवरेबल में भी। वेयर एज जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है वो ओनली मॉडरेट में अच्छी बिहेव करती है और बाकी दोनों में लो करती है। तो हम वही देखेंगे, रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर्स हाउएवर परफॉर्म बेटर इन मॉडरेटली। तो हम एक कैटेगरीज किस में देख रहे हैं, 4, 5 एंड 6 में। 4, 5 एंड 6 में देखो ये पीक कर रहा है यहाँ पे, right? Right. In the recent years, Fiedler has condensed these 8 situations down to 3, stated that task-oriented leaders perform better in situation of high and low controls, whereas relationship-oriented perform best in moderate control situation। वही उसको conclude किया है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ हम लोग इस मॉडल की वैल्यूएशन की बात करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग उनकी क्रिटिसिज्म बताएंगे या जो भी इसके बारे में क्रिटिक्स थे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ पहले, ज़्यादा हो गया, अब उतना ही हो गया है या। तो मेटा एनालिटिक्स जो थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे ना सपोर्ट और मिक्स्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं, नॉन सपोर्ट भी आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो रिसर्चर्स थे उन्होंने क्लेम किया था कि जो एलपीसी क्वेश्चनियर है ना वो ढंग से समझा नहीं जा रहा है, और जो रिस्पोंडेंट्स है ना वो उनके जो स्कोर्स आ रहे हैं वो स्टेबल नहीं है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो रिलायबिलिटी की फिर अगेन बात हो जाती है, ठीक है। इन एडिशन द कॉन्टिजेंसी वेरिएबल्स आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स है एंड डिफिकल्ट फॉर प्रैक्टिशनर्स टू एसेस, तो उसको एसेस करने में भी उन्हें दिक्कत आ रही है।
ऑल्दो सम ऑफ द क्रिटिसिज्म कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है, कुछ इनके क्रिटिसिज्म भी थे कि यहाँ पे ना हाईली विजिबल रिलेशनशिप थ्योरी है टू प्रेजेंट द कंटिजेंसी अप्रोच, दस गिविंग वाइड स्प्रेड अटेंशन टू द इम्पॉर्टेंट रोल दैट द सिचुएशन और कंटेक्स्ट प्लेज इन द लीडरशिप। तो यहाँ पे मतलब ये पहली ऐसी लीडरशिप है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी बात की गई थी सिचुएशन और कंटेक्स्ट की, तो इस पे ज़्यादातर उसी पे ही अटेंशन है, बट इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स हो सकते हैं पहली बात तो, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और भी देखी जा सकती है कि जो लीडरशिप स्टाइल है यहाँ पे उसको फिक्स्ड वेरिएबल माना है, ठीक है, कि मतलब ऐसे कोई तरीका ही नहीं जिससे आप अपनी इम्प्रूव कर सको लीडरशिप स्टाइल को। तो दो ही चीज़ें बचते हैं, तो चेंज द लीडर टू फिट द सिचुएशन या चेंज द सिचुएशन टू फिट द लीडर, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा जो मॉडल है वो अज्यूम करते हैं कि 3 सिचुएशन है, लीडर मेंबर रिलेशनशिप, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजिशनल पावर, बट रियलिटी में और भी हो सकते हैं जो हम आने वाली थ्योरी में देखेंगे, जैसे कि स्ट्रेस, तो वो भी है। इट स्टिमुलेटेड अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च इंक्लूडिंग टेस्ट ऑफ its predictions and attempts to ignore on the model and inspire the formulation of alternative contingency theory. इससे और भी आई, it also emphasized the importance of the interaction between situation and leaders characteristic in determining leadership effectiveness। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स इसके बारे में बता रखे हैं हमें कि भाई ये इसकी इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो पहले जो मैंने अभी आपको वर्बली बताई वो तो उसकी 2 लिमिटेशंस थी, ये इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि इसने एम्फोसाइज की थी इंटरेक्शन बिटवीन सिचुएशन एंड लीडर्स की, और पहली बार ऐसी कोई थ्योरी आई थी जिसने सिचुएशन पे भी का रोल देखा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और थर्ड होता है कि इसने बहुत ज़्यादा और इस थ्योरी की वजह से और बहुत सारी थ्योरीज ऑफ कॉन्टिजेंसी आई, ठीक है। तो नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी, जो कि बिल्कुल फिडलर की थ्योरी के बाद ही आई थी। ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो अटेम्प्ट करती है टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल की कॉग्निटिव रिसोर्सेज, यानी जो हमारे मेंटल रिसोर्सेज होते हैं, और उनका जो परफॉर्मेंस होता है ऑन वेरियस टास्क और एक्टिविटीज। तो ये जो थ्योरी है वो डेवलप्ड की गई थी बाय द रिसर्चर एस्टोशी टागी एंड फ्रेड वॉरहेस ने, ठीक है। अब इसके अंदर हम मेन जिन चीज़ों की बात करते हैं तो कॉग्निटिव रिसर्च थ्योरी के अंदर इज दैट द individuals have the limited amount of cognitive resources available at any time, ठीक है, and the allocation of these resources influence their ability to perform task, कि कितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे कॉग्निटिव रिसोर्सेज हैं उससे पता चलता है कि हम अपना जो टास्क है वो कितना इफेक्टिवली करेंगे, ठीक है। जो थ्योरी है वो सजेस्ट करती है कि कॉग्निटिव रिसोर्सेज आर फाइनाइट, ठीक है, लिमिटेड होते हैं, एंड कैन बी डिप्लीटेड रिप्लेनिश्ड डिपेंडिंग ऑन द डिमांड्स ऑफ द टास्क और एक्टिविटी, ठीक है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी, कॉग्निटिव रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरी। पहला वर्किंग मेमोरी रिसोर्सेज, these resources are responsible for temporarily storing and manipulating information that is necessary for performing cognitive task, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपके जो रिसोर्सेज होते हैं, कुछ कॉग्निटिव रिसोर्सेज होते हैं वो टेम्परेली स्टोर करते हैं और इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं, जो उस वक्त पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट होता है फॉर परफॉर्मिंग कॉग्निटिव टास्क, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लर्निंग। वेर एज दूसरा वाली जो कैटेगरी है, 2 मेन कैटेगरी थी ना इसकी, सॉरी, एक था ये वर्किंग मेमोरी रिसोर्सेज, फिर आता है आपका अटेंशनल रिसोर्सेज। तो इसमें क्या होता है, दीज रिसोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग एंड मेंटेनिंग, मतलब एलोकेट कर रहे हो और मेंटेन कर रहे हो फोकस किस पे, इंफॉर्मेशन पे जो रिलेवेंट है, और आप फिल्टर कर रहे हो जो भी बकवास इन्फॉर्मेशन है, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके एनवायरनमेंट में। ये थ्योरी प्रपोज करती है that when an individual engage in a task or activity that requires a significant amount of cognitive resources, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सफ़र करती है, बिकॉज जो डिमांड ऑफ द टास्क है वो एक्सीड करती है अवेलेबल जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं। मतलब कि जो कोई इंसान एक ऐसी टास्क में होता है जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, हमारे पास तो लिमिटेड होते हैं, तो जब ज़्यादा चाहिए होते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हिंडर होती है। कन्वर्सली अगर जो टास्क है वो रिलेटिवली लो है, जिसमें ज़्यादा कॉग्निटिव रिसोर्सेज नहीं चाहिए, तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करोगे आप, ठीक है। तो कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी की कुछ इम्प्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि मल्टीटास्किंग, कि इससे पता चलता है दैट अटेम्प्टिंग टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, उससे क्या होता है वो स्ट्रेन कर सकती है हमारी कॉग्निटिव रिसोर्सेज को, जिससे क्या होता है डिक्रीमेंट होता है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है ना। वही ना, जो दोनों जगह पैर रखेगा वो एक जगह भी ढंग से नहीं कर पाएगा, फटीग होती है, स्लीप डेप्रिवेशन होती है, ठीक है, इससे
हम थक जाते हैं ना, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है, हो जाता है इंसान, एक वो एग्जर्शन हो जाती है जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है हमारी टास्क परफॉर्मेंस को। फिर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस को तो आपको मेंशन करके ही आना है, क्योंकि पहले वाली जो कंटिजेंसी थ्योरी थी उसके अंदर स्ट्रेस का नाम ही तक नहीं है, अब आया है, राइट। तो लीविंग फ्यूअर रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर टास्क परफॉर्मेंस, कुछ ही रिसोर्सेज बचते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव रिसोर्स को कंज्यूम कर लेते हैं। फिर एजिंग एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इंडिविजुअल एज करता है और उसकी जो कॉग्निटिव रिसोर्सेज होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, जो इफेक्ट करता है उनके टास्क परफॉर्मेंस को, ठीक है। उसके बाद आता है लर्निंग एंड एजुकेशन। तो जब आप यू नो द थ्योरी हैज implications फॉर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड टीचिंग मेथड, एज इट सजेस्ट दैट द लर्निंग कैन बी ऑप्टिमाइज्ड बाय मैनेजिंग द कॉग्निटिव लोड। तो जब आप अपने कॉग्निटिव लोड को मैनेज करते हो तो आपकी लर्निंग जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। और जो कई बार ऐसा होता है आप ज़्यादा करते रहते हो तो कॉग्निटिव रिसोर्सेज जो है वो ओवरलोड हो जाते हैं, बट जब आप ऑप्टिमाइज मतलब मैनेज करके चलोगे तो ओवरलोड नहीं होंगे। तो जो कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी है वो प्रोवाइड करती है यूजफुल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निटिव रिसोर्सेज एंड टास्क परफॉर्मेंस, ठीक है। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द रिलेशनशिप हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड क्रिटिसिज्म एंड हैज़ लिमिटेशंस। सम रिसर्चर्स हैव आर्ग्यूड दैट द थ्योरी ओवर सिंप्लीफाइज, बहुत सिंप्लीफाई कर देती है कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस को, और फेल करती है टू अकाउंट फॉर इंडिविजुअल, की इंडिविजुअल भी तो डिफरेंट होते हैं ना, उसको तो ये कहीं पे वही नहीं ला रही है, अकाउंट में ही नहीं ला रही है। और जो डायनेमिक्स होते हैं, ठीक है, डायनेमिक्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसको बेस्ड ऑन टास्क डिमांड्स एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स, उसको भी नहीं। अब डिस्पाइट दीज लिमिटेशन, जो कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी है उसकी कंट्रीब्यूशन तो जो थी वो बहुत अच्छी रही, ठीक है, उसने बहुत सारी और भी फर्दर रिसर्च हुई इस एरिया में, ठीक है, कॉग्निटिव लोड थ्योरी, अटेंशन मैनेजमेंट एंड और भी बहुत सारी आई। नाउ अब हम पढ़ेंगे हर्शे एंड ब्लेंचर्ड का सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, ठीक है। तो ये एक तीसरी हमारी कंटिंजेंसी थ्योरी है जो सिचुएशनल फैक्टर्स के बारे में ही अगेन बात कर रही है। तो ये जो मॉडल है ये बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डायरेक्शन, किस पे, ऑन द अमाउंट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा पहला डायमेंशन हो गया जिसको हम टास्क बिहेवियर कहते हैं, द अमाउंट ऑफ सोशो इमोशनल सपोर्ट, यानी कि हमारा रिलेशनशिप बिहेवियर, अगेन टास्क एंड रिलेशनशिप, बार बार इनकी बात तो हो ही रही है। अ लीडर मस्ट प्रोवाइड गिवन द सिचुएशन एंड द लेवल ऑफ रेडीनेस फॉर द फॉलोअर और ग्रुप। अब इसके अंदर क्या है, देखो, जब हम इसकी बात करते हैं ना तो ये सबसे पहले इनका नाम देख लेते हैं, पॉल हर्शी एंड केन ब्लेंचर्ड है। इन्होंने अडॉप्ट किया था 400 आउट ऑफ फॉर्च्यून 500 लीडर्स, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि मतलब जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको इन्होंने एनालाइज किया था, और उसके अकॉर्डिंग ये जो थ्योरी है ये ना लाइफ साइकिल थ्योरी भी इसको कहते हैं। अब आप ये सोचोगे लाइफ साइकिल थ्योरी क्यों कहते हैं इसको, वो भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना हम लोग बात करते हैं S1 S2 S3 S4 की। अब ये S1 से S4 तक क्या होता है ये हम इन डिटेल अभी पढ़ेंगे, तो जब मैं आपको समझाऊंगी तो इस वजह से इसको लाइफ साइकिल थ्योरी कहते हैं। और ये बेस्ड है कि जो लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप होता है ना वो कैसा होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा है, बट वो बेस्ड था ऑन हाउ लीडर इज। बट इस थियरी के अंदर हमने बात करी है जो इनका रिलेशनशिप है ना लीडर मेंबर का, उनके बीच में जो मेंबर है यानी जो फॉलोअर है उसका, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो उन्होंने दो फैक्टर्स बताए थे, पहला होता है जॉब मेच्योरिटी, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी। अब ये क्या होती है पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो टास्क बिहेवियर जो है वो इज द एक्सटेंड टू विच जो ग्रुप जो लीडर है ना, वो इंगेज करता है एक वे ऑफ कम्युनिकेशन से बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट ईच फॉलोअर इज टू डू एज वेल एज व्हेन एंड वेयर एंड हाउ टास्क आर टू बी अकम्प्लिश, की मतलब टास्क ओरिएंटेड रहता है। रिलेशनशिप बिहेवियर हम पहले पढ़ के आए हैं, ये क्या है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट होता है, फेलिसिटेटिंग बिहेवियर, वही सब। अब देखो रेडीनेस क्या होती है, अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है क्योंकि अगर हम ये सब समझ लेंगे ना तभी हम आगे का समझ पाएंगे। तो रेडीनेस क्या है, वो एक एबिलिटी और विलिंगनेस होती है ऑफ अ पर्सन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और डायरेक्ट करे अपना बिहेवियर।
इंडिविजुअल और ग्रुप जो है यू नो इज नॉट अ लेवल ऑफ रेडीनेस इन टोटल सेंस। तो एज द लेवल रेडीनेस ऑफ अ फॉलोअर्स कंटिन्यूज टू इंक्रीज, तो जब एक फॉलोअर है उसकी रेडीनेस, रेडीनेस मतलब विलिंगनेस कितनी है उसकी काम करने में, तो जब वो बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ टास्क, तो लीडर शुड बिगिन टू रिड्यूस टास्क बिहेवियर, तब उसको टास्क बिहेवियर कम करना है। अब अभी बोलोगे क्या चल रहा है मैम, यहाँ समझ तो आ नहीं रहा, यहाँ आ जाओ, वेट, आपको एक ना चार्ट से समझाती हूँ। तो इस थ्योरी के अंदर जो फॉलोअर्स की मेच्योरिटी लेवल है ना, उनको हमने 4 लेवल पे डिवाइड कर दिया। सबसे पहले लेवल 1 दैट इज M1, M2, M3, M4। ठीक है, तो M1 इज लो, M2 एंड M3 इज मॉडरेट। ठीक है, तो ये लो टू मॉडरेट, ये मॉडरेट टू हाई वाला है, और ये हाई। ठीक है, ये फॉलोअर्स का मेच्योरिटी है। अब मेच्योरिटी कैन यू नो ये जो है ये किस पे डिपेंड करती है कि वो कितना रेडीनेस है उनकी, ठीक है, टू डू अ टास्क। ठीक है, अब ये किस चीज़ पे बेस्ड है, ऑन देयर एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क एंड देयर विलिंगनेस टू परफॉर्म द टास्क। अब अगर जो फॉलोअर है ना वो एबल्ड है, मतलब उसमें स्किल भी नहीं है और विलिंगनेस भी नहीं है, तो उसका मेच्योरिटी लेवल इज 1। लेकिन अब वो एबल नहीं है लेकिन विलिंग है, मतलब वो सीखना चाह रहा है लेकिन उसका स्किल नहीं है, या मतलब वो काम करना चाह रहा है बट उसके पास स्किल नहीं है, तो दैट इज मॉडरेट, लो टू मॉडरेट मेच्योरिटी लेवल, दैट इज M2। लेकिन अब क्या होता है, जब हम M3 की बात करते हैं तो इसमें वो स्किल्ड है बट विलिंग नहीं है, मतलब मेरे पास स्किल है बट मैं काम नहीं करूँगा। सरकारी ऑफिस में देख लो, स्किल भी है उनके पास तभी वो वहाँ पे अपॉइंटेड है, बट उन्हें करना नहीं है। अब हाई मेच्योरिटी क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज एबल एंड विलिंग टू डू द टास्क, वो उनके पास स्किल भी है, वो काम भी करना चाह रहे हैं, तो वो क्या है, हाई मेच्योरिटी है, राइट। तो दिस वाज अबाउट दिस थ्योरी। अब इसको हम एक चीज से देखते हैं। अभी हम ये देख कर आए हैं कि टाइप्स ऑफ सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल क्या होता है। ठीक है, हमने बता दिया टास्क बिहेवियर और लीडरशिप वो रिलेशनशिप बिहेवियर होता है, हमने इन दोनों के बारे में ऑलरेडी बात करी है मेरे वाले नोट से। नाउ जब हम इसकी बात करते हैं तो अब यहाँ देखो, इस चार्ट को आप ध्यान से देखो। तो जब हमने बात की M1 की, ठीक है, तो M1 जो है वो इनिशियल स्टेज थी जहाँ पे जो जो इंसान था वो ना जो क्या कहते हैं, ना एबल था ना विलिंग था, तो दोनों ही नहीं था। तो इस टाइम पे हमें जो लीडर चाहिए होगा वो ऐसा चाहिए होगा जो डायरेक्टिव इन नेचर हो। तो इसीलिए हम जो एक्स एक्सिस है इस पे हम ऐसा लीडर देख रहे हैं जो बहुत डायरेक्टिव हो, टास्क ओरिएंटेड हो, और इस एक्सिस पे हम देख रहे हैं जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो, जो सपोर्टिव हो। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं M1 की, तो M1 में हमें एक ऐसा चाहिए होता है लीडर जो बहुत डायरेक्टिव हो, जो तुम्हें बताए कि क्या करना है और तुम्हें सिखाए। अब आप सोचोगे कि अगर ये M1 है तो हम लोग कौन सी सिचुएशन में आते हैं, तब हम आते हैं S1 में। कौन सी सिचुएशन में आते हैं, S1 में। ठीक है, अब S1 में क्या है, यहाँ देखो, हाई है हमारा जो टास्क बिहेवियर है, ठीक है, और जो हमारा रिलेशनशिप बिहेवियर है वो लो है। यहाँ लो है ना, ये हाई है, तो हाई टास्क लो रिलेशनशिप यहाँ पे S1 वाले एरिया में है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमें ऐसा इंसान चाहिए जो आपको बताए, टेल करे या डायरेक्ट करे। ठीक है, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर जब हम S2 में आ जाते हैं, जब मेच्योरिटी लेवल जो है वो अनेबल एंड विलिंग है, कि मतलब उसके स्किल नहीं है बट वो विलिंग है, तो यहाँ पे आपको कोच करना पड़ेगा। दिस एरिया विल बी कोचिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और चार्ट से भी दिखाऊंगी, तो दिस एरिया विल बी कोचिंग। चलो मैं पहले आपको वही दिखा देती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखो, दिस मतलब मैं चार्ट पे नहीं गई, ये थोड़ा ज़्यादा ईजी है समझने के लिए। तो यहाँ पे देखो, जब हम S1 लीडरशिप स्टाइल की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, टेलिंग है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कहीं पे टेलिंग लिखा है कहीं पे डायरेक्टिंग लिखा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये ये हमारे हर्सले थे और जो ये ब्लेचार्ड थे ना, इन्होंने क्या किया था, ये आगे जाके स्प्लिट हो गए थे। तो जो ये थे इनमें से एक जो था वो इन वर्ड्स पे वो था स्टिक, कि भाई वर्ड्स होने चाहिए डायरेक्टिव, कोचिंग, ठीक है, परफॉर्मिंग, ये होने चाहिए। लेकिन जो दूसरा वाला था वो कह रहा था वर्ड्स होने चाहिए टेलिंग, सेलिंग, और क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशन,
ठीक है, ऐसे वर्ड्स होने चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड्स होने चाहिए। तो हम अभी टेलिंग सेलिंग वाला दिख रहे हैं। तो टेलिंग में क्या है, जब M1 मेच्योरिटी है, फॉलोअर जो है वो अनेबल है, अनविलिंग है, तो यहाँ हाई टास्क और लो रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे गाइडेंस वैसी ही होगी, क्लियर डायरेक्शन एंड सुपरविजन, मेक श्योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियर एंड वेल डिफाइंड एज वेल एज एक्सप्लिसिटली टेल कर रहे हो आप फॉलोअर्स को कि क्या करना है, व्हेन, हाउ, व्हाट, सब आप उसको यहाँ पे बता रहे हो। तो क्योंकि उनकी लो मेच्योरिटी फॉलोअर्स हैं वो। सपोर्टिव बिहेवियर शुड बी मिनिमल एज इट कैन मेक यू सीम टू ईजी एंड रिवॉर्डिंग फॉर पुअर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना है, डायरेक्ट करना है कि तुम्हें ये करना है और करके देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी वो सीख रहा है। दूसरा जब आता है वो आता है यहाँ पे M2, जहाँ पे वो अनेबल है फॉलोअर करने के लिए बट विलिंग है, अभी वो सीखना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप, टास्क भी ज़्यादा है और रिलेशनशिप भी ज़्यादा है, तो आप यहाँ सिखा भी रहे हो और सपोर्ट भी कर रहे हो। तो डायरेक्शन भी दोगे क्योंकि एबिलिटी कम है, लेकिन विलिंगनेस है तो रीइंफोर्स भी करोगे। ठीक है, समझ आया। अब S3 आ जाते हैं। S3 में पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप स्टाइल, ठीक है, पार्टिसिपेशन मैंने बताया था ना, उन्होंने टेलिंग सेलिंग पार्टिसिपेशन एंड डेलीगेशन दिया था, और उन्होंने जो है उन्होंने डायरेक्शन दिया था और कोचिंग दिया था, और क्या दिया था उन्होंने साथ में, पार्टिसिपेटिव, दोनों में पार्टिसिपेटिव था, और एक ने दिया था लेट गो। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं तो ठीक है, मतलब आप मिक्स करके भी लिख लो, मतलब जो आपको याद रहता है वो कर सकते हो, बट हायर लेवल पे जब आप यही चीज़ें करोगे तो आपको दोनों का स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो है वो फॉलोअर्स जो है वो एबल भी हैं करने के लिए, ठीक है, और लेकिन अनविलिंग है क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस कम है। तो यहाँ पे हाई रिलेशनशिप लीडरशिप वर्क करेगी लो टास्क वाली, क्योंकि आपको सपोर्ट ज़्यादा दिखाना है, जैसे वो मोटिवेट होए, ठीक है, एक्टिव लिसनिंग, डिसीजन मेकिंग। तो जब वो मोटिवेट हो जाएंगे तो वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंस, अनविलिंग है ना, कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे, मोटिवेशन की कमी है, तो यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, वाला होना चाहिए। अब लास्ट आ जाता है हमारा S4, जिसको हम कहते हैं डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल। तो यहाँ पे लो टास्क एंड लो रिलेशनशिप है, राइट, हमने यही देखा था ना, यहाँ पे लो टास्क एंड लो रिलेशनशिप ऐसे चल रहा है, ये NPC की तरह, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जैसा है। तो यहाँ पे देखो, लो टास्क का लो रिलेशनशिप था, ये भी लो है ना और ये भी लो है, ये वाला फैक्टर भी, ये वाला फैक्टर भी, तो इसके अंदर दोनों ही लो है, दैट इज विलिंगनेस भी लो है और रिलेशनशिप भी लो है। क्या कहते हैं, आई मीन एबल भी, मतलब सॉरी, यहाँ पे क्या है, वो एबल स्किल्ड भी है और करना भी चाह रहा है, तो यहाँ पे आप डेलीगेट करोगे, यानी टास्क भी कम दोगे, रिलेशनशिप भी कम करोगे, क्योंकि अगर जब ऐसा करोगे तो उनको लगेगा कि आप बहुत इंटरफेयरिंग हो, कि भाई उसको सब आता है, वो स्किल्ड भी है, वो कर भी रहा है, तो आप क्यों ज़बरदस्ती इंटरफेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे लिटिल डायरेक्शन और सपोर्ट इज नीडेड, एकदम लिटिल चाहिए। फॉलोअर्स आर वेरी सेल्फ डायरेक्टेड, मतलब एकदम सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं इस लेवल पे, वो आर एन एबल टू make their own decision because of high level of motivation, they also do not need a lot of supportive behavior। तो इस वजह से ये, तो आई होप ये वाली आपको लीडरशिप स्टाइल, सॉरी नॉट लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप थ्योरी, कौन सी, सपोर्टिंग लीडरशिप थ्योरी ऑफ हर्शीज एंड ब्लेंचर्ड, आपको अच्छे से समझ आई हो। नाउ बैक टू माई ओन नोट्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में जो हमारी फोर्थ, यहाँ पे 3 लिखा है बट एक्चुअली फोर्थ हमारी कंटिजेंसी थ्योरी है, दैट इज इवांस एंड हाउस की पाथ गोल थ्योरी। ये रॉबर्ट हाउस ने 1971 में दी थी। आप इसमें ये याद रखोगे, रॉबर्ट हाउस, ठीक है, रॉबर्ट हाउस ने 1971 में दी थी। द पाथ गोल थ्योरी जो अटेम्प्ट करती है टू एक्सप्लेन द इम्पैक्ट दैट लीडर बिहेवियर has on associate motivation, satisfaction and performance. The house version of the theory incorporates 4 major types and styles of leadership. अब ये चीज़ ना आप, मैं आपको समझाती हूँ, इसमें क्या है, नाम क्या है, पाथ और गोल। तो एक पाथ है यानी एक रास्ता है, ठीक है, उसके आपको एक गोल पे रीच करना है, जैसे अप्रोचेबल इज आपका गोल, आपको यहाँ पे आना है, और ये एक लाइन जो एक आपका पाथ है। तो अब यहाँ पे जो आपके जो सपोर्टिव यानी जो आपके सबॉर्डिनेट से सपोज वो यहाँ खड़े हैं, तो अब उनको जब यहाँ अप्रोचेबल तक पहुँचना है, लेकिन बीच में बहुत सारी हिंडरेंस दिख रही है आपको, जो लेटर्स हैं, ये लीडर आ गए, ये सब क्या है, हिंडरेंसेज हैं। तो अब क्योंकि उन्हें अपना गोल अचीव करना है, तो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हिंडरेंस है उनको स्मूथ कर दे, उनको हेल्प करे कि वो अप्रोचेबल तक अप्रोच कर पाए, राइट। तो ये नाम से पता चल रहा है, तो इसमें वही है
कि जो लीडर है वो प्रोवाइड करता है अपने फॉलोअर को इन्फॉर्मेशन, सपोर्ट और अदर रिसोर्सेज जो उनको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए नेसेसरी हैं। तो जो लीडर है वो कैसा होना चाहिए, क्लैरिफाई करे पाथ को और रिड्यूस करे जो उनके ब्लॉक्स है, हिंडरेंसेज हैं ऑफ द फॉलोअर एंड कैन अचीव द गोल्स। ठीक है, इसीलिए ये जो थ्योरी है वो आई पाथ गोल थ्योरी के नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिक सिचुएशन होती हैं, डिफरेंट हिंड्रेंसेज होती हैं। ठीक है, और डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल भी इस वजह से चाहिए होते हैं। तो उन्हीं लीडरशिप स्टाइल के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हिंड्रेंस अलग अलग है। पहला जब ऐसा होता है कि टास्क जो है वो क्लियरली आपने बताया नहीं है, गोल क्लियर ही नहीं है, तो तब हमें कौन सा लीडरशिप स्टाइल चाहिए होता है, डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, जो हमने अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात किया था, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव होगी, क्योंकि ये क्लैरिफाई करेगी कि आपको क्या करना है, क्योंकि इंस्ट्रक्टिव होती है ना, इस वजह से। तो एसोसिएट नो एग्जैक्टली व्हाट is expected of them and the leader gives specific direction. There is no participation by subordinates. वो जैसा बोल रहे हैं वैसा आपको करना है, आपको कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है फालतू का। फिर दूसरा आता है सपोर्टिव लीडरशिप। तो सपोर्टिव लीडरशिप में क्या होता है, जहाँ पे जो वर्क है वो बहुत रेपिटेटिव है, उनको पता है कि क्या करना है, बहुत बोरिंग है, बहुत स्ट्रेसफुल है, तो वहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, वन हु एनकरेजेस एंड बी सपोर्टिव टू क्या कहते हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स है। तो लीडर जो है वो बहुत फ्रेंडली है, अप्रोचेबल है, जेन्युइन है, क्योंकि आप मोटिवेट कर रहे हो ना बेसिकली, क्योंकि उन मतलब बहुत मोनोटोनस वर्क है उनके पास। और जब तीसरा वाला आता है अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर। ठीक है, मतलब चलो पहले पार्टिसिपेटिव लीडरशिप पढ़ लेते हैं। अच्छी पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या होता है, जहाँ पे क्या कहते हैं, जो वर्क है वो बहुत क्लियर है बट इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है जितना कि, इसलिए मैं पहले अचीवमेंट ओरिएंटेड, चलो अचीवमेंट ओरिएंटेड पहले बना देती हूँ। अचीवमेंट ओरिएंटेड जहाँ पे जो वर्क है वो क्लियर है बट नॉन रेपिटेटिव है, कि मतलब हम मतलब इनोवेटिव आ रहा है चीज़ें, कि आपको बता दिया आपके जो लीडर है कि आपको ये करना है, लेकिन क्योंकि आपने पहले किया नहीं है या आपको बार बार नहीं करना है तो वैसा काम है। तो इसमें अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर चाहिए होगा जो ना नए नए नॉन प्रोग्राम्ड एंड इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट कर सके एंड कैन बी अचीव्ड बाय रिक्रूटिंग मेच्योर पर्सनालिटीज़। जब आप मेच्योर पर्सनालिटीज़ को रिक्रूट करोगे तो आप ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, जो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट लाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं ना, लीडर जो है वो सेट करते हैं चैलेंजिंग गोल्स फॉर एसोसिएट एंड शो करते हैं उनको कॉन्फिडेंट दैट दे विल अटेन दीज गोल्स एंड परफॉर्म वेल। तो यहाँ पे क्या है, जो वर्क है वो तो क्लियर कर रहा है लीडर, लेकिन क्योंकि नॉन रेपिटेटिव है, नई नई चीज़ें लेकर आ रहा है बार बार, तो वो कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप, वो अचीवमेंट। लेकिन पार्टिसिपेट में भी ऐसा ही होता है कि जो काम जो रोज आ रहा है ना वो क्लियर है बट इतना क्लियर नहीं है जितना अचीवमेंट में है, इतना क्लियर नहीं है, और यहाँ पे भी नॉन रिपीटेटिव है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मेच्योर पार्टिसिपेंट होते हैं ना उनकी ज़रूरत होती है, बट लीडर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और इनिशिएटिव्स लेता है। तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, तो लीडर आस्क फॉर एंड यूजेस सजेशन फ्रॉम एसोसिएट बट स्टिल मेक द डिसीजन। कि मतलब मैं आपसे पूछूंगा, पार्टिसिपेटिव इज लाइक डेमोक्रेटिक जो हमने पढ़ा था ना, उसी तरीके से कि आप सब अपने डिसीजन दो लेकिन जो से होगा वो मेरा होगा एंड में। ठीक है, दैट इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। जो हमने लीडरशिप स्टाइल्स में पढ़ा था डेमोक्रेटिक था, तो डायरेक्टिव तो अथॉरिटेरियन की तरह ही हो गया, है ना। तो ये वही है, तो यहाँ पे वही है। और सपोर्टिव लीडरशिप हो गई। अब यहाँ पे आ जाओ, और जब हमने भी S1 S2 S4 में पढ़ा था ना, तो S4 में आपने देखा था वो कौन सा स्टाइल था जहाँ पे आप ना इंटरफेयर कर रहे हो, क्योंकि वो स्किल्ड भी है और एबल्ड भी है, वो वाली कौन सी थी। वहाँ पे लेजीज फेयर लीडरशिप स्टाइल देखी जा सकती है, कि आप उनको देख रहे हो जो जिसमें वो अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, तो यही था। अब इसमें ये थोड़ा सा पॉइंट और है, बस वही की सिचुएशन फैक्टर्स की बात करी गई है। इतना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको रीड करना है तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। जो मेन क्रक्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, दैट यू हैव टू डू। ठीक है, अब वही की सिचुएशनल फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबऑर्डिनेट कैसे होने चाहिए, लीडर बिहेवियर विल बी एक्सेप्टेबल टू सबऑर्डिनेट्स to see behavior as either an immediate source of satisfaction and instrumental to future satisfaction. फिर environmental pressures and demands facing subordinates, ये आप एक बार पढ़ लेना, मैं स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ लेना। ठीक है, ले लिया। जो मेन क्रक्स है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसका थोड़ा सा और है, थोड़ा ब्लर है, वेट।
इसको ना ले लीजिए, यहाँ से आप समझ लीजिए ये पाथ है, आपको गोल तक पहुँचना है, यहाँ पे आप जा नहीं पा रहे हो, एम्प्लॉय नहीं जा पा रहा। एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड लोकस ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे आप देखते हो लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है या एक्सटर्नल है, कि मैं खुद पे लेके मेरी जिम्मेदारी है या उसकी जिम्मेदारी है जो आपका क्या कहते हैं, ठीक है। तो लोकस ऑफ कंट्रोल अंदर है कि मेरे जिम्मेदारी है जाना, या फिर एक्सटर्नल है कि लीडर पे डिपेंडेंट है। एबिलिटी हाई है या लो है, एक्सपीरियंस उसको कितना है, तो एक्सपीरियंस यानी अथॉरिटेरियनिज्म भी इसमें देखते हैं हम कि वो ज़्यादा है या कम है, हम कितना उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा चीज़ों को देख पाएंगे, तो ये एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। फिर साथ में इसको आप देखेंगे लीडरशिप स्टाइल के साथ। अब लीडरशिप स्टाइल्स यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, बट उसमें डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और साथ में आ जाते हैं आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, टास्क स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, सबसे पहले डिज़ाइन ऑफ द टास्क। फिर ग्रुप वर्क, ग्रुप से सेटिस्फैक्शन, कि अगर जब आप ग्रुप के साथ काम करते हो तो आपको सेटिस्फैक्शन आपकी हाई होती है या लो होती है, आपको दिक्कत होती है ग्रुप में काम करने से या नहीं। या फिर फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम, आपको उसमें वीक है आपके ऑफिस में, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में, या स्ट्रॉन्ग है, वो भी डिपेंड करता है आपके गोल तक रीच करने के लिए। और इसके अलावा गोल एंड इस जब ये तीनों फैक्टर्स होते हैं कि टास्क की ये तीनों चीज़ें, एम्प्लॉय की ये तीनों चीज़ें, और जो हमने बात की थी लीडरशिप स्टाइल्स की, तो जब ये तीनों चीज़ें होती हैं तो आप गोल एंड अचीवमेंट की तरफ बढ़ जाते हो, परफॉर्म सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे लिखा ना फोकस ऑन लीडरशिप स्टाइल्स, ये रही, आप ये सब हटा दो, ये चीज़ याद रखो, जब लीडरशिप स्टाइल, एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक और टास्क एनवायरनमेंट कैरेक्टरिस्टिक साथ में वर्क करते हैं तो वी द सबऑर्डिनेट्स मूव टूवर्ड्स अचीवमेंट एंड गोल, और उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन होगी। तो डायरेक्टिव लीडर्स कब अच्छा प्ले करेंगे, बस 2 मिनट और उसके बाद आपकी वीडियो और पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जब आपकी लीडरशिप स्टाइल कब इफेक्टिव होगी, डायरेक्टिव वाली लीडरशिप जो स्टाइल कब सक्सेसफुल होगी, जब आप अथॉरिटेरिज्म में होंगे, आपकी हाई होगी। लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो एक्सटर्नल होगा कि वो आप पे लुक अपॉन कर रहे हैं। एबिलिटी कम होगी, एबिलिटी कम होती है ना उनमें, स्किल्ड नहीं है, एबल नहीं है। और वर्क ग्रुप सेटिस्फैक्शन हाई है, ग्रुप में काम करना चाह रहे हैं। फॉर्मल अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग है, और जो आपका टास्क स्ट्रक्चर जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। तब क्या आपको डायरेक्टिव लीडरशिप दिखानी है, ऐसे ही जब सपोर्टिव होता है उसमें आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको समझ आ गया, एक एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया। आई होप आपको सब कुछ समझ आया है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि आगे तक आपको ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। सो एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन रीच मी आउट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। तब तक के लिए बाय, एंड आई विल बी देयर विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।